हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों ये है क्लास 8 का सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। ओके, तो हम पढ़ रहे थे सेल्स के पार्ट्स के बारे में। ओके, तो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। चलिए, तो जो थर्ड पार्ट है हम सेल का जो पढ़ने जा रहे हैं वो है न्यूक्लियस। ओके, तो न्यूक्लियस बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किसी भी लिविंग सेल का। ठीक है, तो जनरली स्फेरिकल शेप का होता है और सेल के बीचों बीच ये होता है ना। इट कैन बी स्टेन्ड एंड सीन ईजिली विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। तो जब बेटा आप इनकी स्लाइड्स बनाते हैं किसी भी पत्तियों की या किसी भी तरह के ऑर्गेनिज्म की सेल की, तो स्लाइड बनाने के पहले हम सेल को जो भी हमने पार्ट लिया है, जिस भी चीज़ का हमें सेल देखना है उसे हम स्टेन करते हैं, मतलब कलर करते हैं। ठीक है, तो जब आप इसे देखेंगे माइक्रोस्कोप के थ्रू तो आपको न्यूक्लियस बहुत अच्छे से अलग ही नज़र आ जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो बच्चों ये जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ये सेल के बाकी के पार्ट्स जैसे कि यहाँ साइटोप्लाज्म है, ठीक है ना, उससे अलग होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस के पास भी जो बाउंड्री होती है वो क्या कहलाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाती है। अंडरस्टूड? ओके बच्चों, तो न्यूक्लियस जो है वो साइटोप्लाज्म से एक पतली सी मेम्ब्रेन से सेपरेट होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मैंने अभी आपको डायग्राम के थ्रू समझाया। ठीक है, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है बेटा ये भी पोरस होती है और ये बाहर के मटेरियल को अपने अंदर आने भी देती है और अपने अंदर के मटेरियल को बाहर भी जाने देती है। ठीक है, मतलब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल्स हैं वो आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। ठीक है, with a microscope of higher magnification we can see a smaller spherical body in the nucleus। अब अगर आपके पास बहुत हाई मैग्नीफिकेशन वाला माइक्रोस्कोप है तो आप बहुत इजीली न्यूक्लियस के अंदर भी छोटी छोटी बॉडीज़ देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें से एक जो बॉडी होगी वो कहलाती है न्यूक्लियोलस। क्या कहलाती है बेटा? न्यूक्लियोलस। ठीक है, इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर पतले पतले धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि कहलाते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये क्रोमोसोम्स क्या कैरी करते हैं अपने साथ? जीन्स कैरी करते हैं। ओके, और यही जीन्स जो हैं हेल्प करते हैं इनहेरिटेंस और ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। पेरेंट्स से बच्चों में उनके कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र करने में जीन्स ही हमारी हेल्प करते हैं या जीन्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, कभी आप लोगों ने सुना होगा जेनेटिक चीज़ें होती हैं। ठीक है, मतलब हमें हमारे पेरेंट्स से कुछ चीज़ें मिलती हैं, किसी तरह की कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, हेयर हो गए, स्किन का कलर हो गया या कुछ और, या कोई बीमारी वगैरह। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं बेटा कि ये जेनेटिकली हमारी फैमिली में ये प्रॉब्लम है। तो वो कौन करता है? वो जीन्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड्स। अब आप ये क्रोमोसोम्स कब देख सकते हैं? आप ये तभी देख सकते हैं जब सेल डिवीजन होता है, मतलब एक सेल जब दो पार्ट्स में डिवाइड होता है या तो फिर वो रिप्रोडक्शन करता है एक तरह से। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा कि न्यूक्लियस जो है वो इनहेरिटेंस कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल तो है ही, है ना, लेकिन वो सेल के अंदर की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल भी करता है। एंटायर कंटेंट ऑफ अ लिविंग सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। सेल के अंदर, लिविंग सेल के अंदर जितना भी मटेरियल है, चाहे वो साइटोप्लाज्म हो, चाहे वो न्यूक्लियस हो या फिर और कुछ भी हो, वो सब कुछ क्या कहलाता है? प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है, हम उसे कलेक्टिवली क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लड है ना, ब्लड के अंदर तो वो भी होता है, वाइट सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ओके, प्लेटलेट्स भी होती हैं, प्लाज्मा होता है ना। इट इंक्लूड्स द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो प्रोटोप्लाज्म मतलब वो न्यूक्लियस भी उसी में आता है और साइटोप्लाज्म भी उसी में आता है ना। प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ अ सेल। सेल का लिविंग सब्सटेंस कहलाता है प्रोटोप्लाज्म। क्लियर एवरीवन?
चलिए बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको जीन्स के बारे में समझा दूँ बेटा कि जीन्स क्या होते हैं, ठीक है। तो जीन इज़ अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इट कंट्रोल्स द ट्रांसफ़र ऑफ अ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स. तो जीन्स जो होते हैं इनहेरिटेंस के लिए ज़िम्मेदार होते हैं. वो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र करते हैं पेरेंट्स से बच्चों में, ठीक है. दिस मीन्स दैट योर पेरेंट्स पास सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन टू यू. हम अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं ना बेटा, उनकी तरह कुछ हमारा बिहेवियर होता है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपके डैड की आइज़ ब्राउन है तो पॉसिबली आपकी आइज़ भी ब्राउन हो, है ना. यदि आपके मम्मा के हेयर्स करली हैं तो कुड भी आपके हेयर भी करली हों. ओके बच्चों, तो हाउ एवर डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स रिजल्ट इन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. तो कुछ क्वालिटीज़ हमें हमारे मदर से मिलती हैं, कुछ क्वालिटीज़ हमें हमारे फादर से मिलती हैं, ठीक है. बट ये जो क्वालिटीज़ हमें मिलती हैं वो किसकी वजह से मिलती है? इन जीन्स की वजह से, ठीक है. चलिए आगे देखते हैं. द न्यूक्लियस ऑफ द बैक्टीरियल सेल इज़ नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड लाइक द सेल्स ऑफ अ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. अब बैक्टीरियल सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है जितना कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का न्यूक्लियस होता है, ठीक है. इसमें किसी भी तरह की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है. मतलब सेल्स के अंदर, न्यूक्लियर के अंदर का जो मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में ही फ्लोट करता रहता है. और इस तरह के जो हैं सेल्स, हम उन्हें कहते हैं प्रोक्रियोटिक सेल्स. क्या कहते हैं बेटा? प्रोक्रियोटिक सेल्स, ठीक है. और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें ये सेल होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं प्रोक्रियोइड्स. ओके, प्रोक्रियोइड्स, है ना. प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस. एग्जाम्पल, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे. मतलब बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे के जो न्यूक्लियस होते हैं उनमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है और न्यूक्लियस के अंदर का जो मटेरियल है वो इसी तरह से बाहर फ्लोट करता रहता है, ठीक है. कभी एक जगह इकट्ठा हो जाता है, कभी फ्लोट करता रहता है. फिर cells like onion cells and cheek cells having well organized nucleus with a nuclear membrane. वहीं अगर हम चीक सेल्स की बात करें और अनियन सेल्स की बात करें तो इनके पास एक वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जिसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है. और इस तरह के सेल्स को हम कहते हैं यूक्रियोटिक सेल्स और इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं यूक्रियोइड्स. ओके, यूक्रियोट्स. क्लियर बच्चों? तो मैंने आपको प्रोक्रियोटिक सेल्स के बारे में बताया. प्रोक्रियोट्स हैं वो ऑर्गेनिज्म और यूक्रियोटिक सेल्स वाले ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं यूक्रियोट्स. क्लियर एवरीवन? सो आई एम फिनिशिंग दिस वीडियो ओवर हेयर. आई होप यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग. वीडियो को ध्यान से देखेगा, आपको सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ में आएंगे. थैंक यू.